हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग, या आप कह सकते हो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का पहला पेपर दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो इसकी वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए जी, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप टू में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका एडवांस अकाउंटिंग। हालांकि ग्रुप 2 में आपके 3 और पेपर हैं, लाइक आपका ऑडिट का पेपर है, ईआईएस का पेपर है, एफएम इको का पेपर है। लेकिन अगर मैं चारों पेपर में बात करूं तो एडवांस अकाउंटिंग आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। उसके बाद आता है आपका एफएम इको, देन ऑडिट ईआईएस। ये दोनों थ्योरेटिकल पेपर हैं, इसमें इतना ज्यादा स्कोर नहीं आ पाता जितना एज कंपेयर टू जितना एडवांस और एफएम में आ जाता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो आप इस पेपर में 85 प्लस तक मार्क्स स्कोर करके चल सकते हो। बट यू नीड अ गुड स्ट्रेटजी एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको पूरी अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझकर चलने पड़ेंगे। अब देखो सर, हमने ग्रुप 1 में भी अकाउंटिंग पढ़ी है, तो क्या एडवांस अकाउंटिंग का उस अकाउंटिंग से कुछ लेना देना है। देखो, एडवांस अकाउंटिंग का आपकी ग्रुप 1 की अकाउंटिंग से एज सच कोई खास लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे थोड़े बहुत यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं होती हैं। तो अगर आपकी अकाउंटिंग में कुछ कमियां भी हैं, अगर आपकी ग्रुप 1 अकाउंटिंग में कुछ कमियां भी हैं, तो ऐसा मत सोचना कि सर आपकी एडवांस अकाउंटिंग में भी दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मैंने देखा है सर, अकाउंटिंग में बच्चों के नंबर कम आते हैं लेकिन एडवांस अकाउंटिंग में बच्चा बहुत अच्छे ले आता है। अकाउंटिंग में बच्चा 60s की लाइन में नंबर लाता है लेकिन एडवांस अकाउंटिंग में 80s क्रॉस कर जाता है। वो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लेना देना आपस में दोनों का कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। दिखने को लगता है, कहने को लगता है कि सर ये एडवांस अकाउंटिंग है तो मे बी इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा एडवांस होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लेवल एडवांस नहीं है, बस नाम रख दिया गया है एडवांस अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें थोड़े डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स आप लोगों ने जो आज तक कभी पढ़े नहीं है वो आप लोग यूज करके चलोगे। अकाउंटिंग में आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पढ़े हैं जो आपने पहले भी कभी पढ़ रखे हैं, हो सकता है आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक आपने अकाउंटिंग में पढ़ा, ग्रुप 1 अकाउंट्स में पढ़ा, वो आपने 12th क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है। हालांकि बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से कंसेप्ट है, डिटेल्ड में स्टडी करी है आपने अकाउंटिंग में। लेकिन एडवांस अकाउंटिंग में सर आपने शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा, मेरे ख्याल से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपने कभी पहले पढ़ा होगा। सिर्फ एक छोटा सा आपको लगेगा सर डिसोल्यूशन पहले पढ़ के आ रहा हूं, लेकिन डिसोल्यूशन यहाँ पर बहुत बड़ा है, बहुत भारी टॉपिक है। ठीक, तो एडवांस अकाउंटिंग का पुराने किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बेसिक कंसेप्ट जो है, बेसिक अकाउंटिंग जो है वो तो सेम ही रहती है, वो तो चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहली की चीजें क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको हर चीज का कंसेप्ट, हर चीज का डिटेल कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। तो गाइस, आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से समझ के चलना है और इस पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके चलना है। तो आइए जी, लेट्स स्टार्ट। सो आपका पेपर है जी, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। में आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, कोर्स कंटेंट के बारे में बताऊंगा, पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो सब चीजें मैं आप लोगों को गाइड करके चलूंगा। देखो जी, एडवांस अकाउंटिंग ये पेपर है आपका, इसकी जो वेटेज है 100 मार्क्स की है, 100 नंबर का पेपर है आपका। ठीक, देखो अभी मैंने बताया आपको कि नाम कहने को एडवांस्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं सर। अगर मैं बोलूं ना ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में थोड़ा इजी ही है ये। ग्रुप 1 के अकाउंट से थोड़ा सा एडवांस जो है, एडवांस अकाउंट जो है वो थोड़ा इजी ही है। देखो पहले क्या होता था, मे 20 से पुरानी बात कर रहा हूं, मे 20 से पहले पहले क्या होता था, अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा कोर्स होता था और एडवांस अकाउंटिंग में कम होता था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि अकाउंटिंग के कुछ पोर्शन को डिलीट करके एडवांस में डाला, प्लस कुछ फाइनल के भी टॉपिक्स एडवांस में डाले, तो अब दोनों का कोर्स कंटेंट लेवल तो बराबर है। बच्चा देखो, ग्रुप 2 में सबसे बड़ी नेगेटिव चीज क्या हो जाती है, बच्चा ग्रुप 2 में ग्रुप 1 जितनी मेहनत नहीं करता। मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज बोलता हूं और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, आई होप आपने देखी भी होगी वो चीज। देखो, जितनी मेहनत आप ग्रुप 1 में करते हो ना, उतनी मेहनत आपको ग्रुप 2 में भी चाहिए। देखो, ग्रुप 1 में भी 4 पेपर है, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर है। हाँ, बस ये फर्क हो जाता है कि ग्रुप 2 में तो थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन फिर भी आपको पूरी पूरी मेहनत ग्रुप 2 में भी चाहिए। ग्रुप 2 में कम मेहनत करने की वजह से ही कई बार बच्चा ग्रुप 2 में ही लटका रह जाता है। तो प्लीज, जितनी डेडिकेशन, जितना हार्डवर्क आपने ग्रुप 1 में किया है, उतना ही हार्डवर्क ग्रुप 2 में भी करना। एक ग्रुप 2 में मार्क्स कम लाने का, अगर मैं एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं, एडवांस अकाउंटिंग में भी बच्चा ग्रुप 2 में मार्क्स कम लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि वो ग्रुप 1 जितनी ग्रुप 2 में मेहनत करता ही नहीं है। वो सोचता है कि मेरे को तो अकाउंटिंग आती है। ये भी देखिए मैंने कि ग्रुप 1 अकाउंटिंग में 80 प्लस आ रहा है और ग्रुप 2 अकाउंटिंग में 40 भी नहीं ला पा रहा बच्चा।
क्यों नहीं ला पा रहा? वो कारण ये होता है कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों को कि मेरे को तो अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता है। भाई अकाउंट्स तो मेरे से बेहतर कोई जानता ही नहीं है। तो ग्रुप 1 अकाउंट्स मैंने अच्छे से कर लिया, तो ग्रुप 2 क्या है, वो तो मैं निकाल ही लूंगा। तो बच्चा ज्यादा सीरियसली होकर यहाँ पर पढ़ता नहीं है और उसका इंपैक्ट उसके रिजल्ट पे आ जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जितनी मेहनत आपने ग्रुप 1 में करी है उतनी ही मेहनत आपको ग्रुप 2 में भी करके चलनी है। ठीक, तो आइए एक बार ग्रुप 2 की डिस्कशन करते हैं। आपका पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिट, तीसरा ईएएस, चौथा एफएमएन इको। जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप 2 में आपके दो पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग, और जो लास्ट पेपर है आपका एफएमई को, ये प्रैक्टिकल पेपर है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ऑडिट ईआईएस ऐसा नहीं है कि इनमें नंबर नहीं आते, इनमें भी बहुत अच्छा नंबर लेके आते हैं बच्चे, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनमें अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है और पहली पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ते हो, और इंस्टीट्यूट थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है इन पेपर को लेकर, क्योंकि वो लैंग्वेज मांगते हैं अपने स्टडी मटेरियल की, तो आपको थोड़ी चीजें याद भी करनी पड़ती हैं, थोड़ी चीजें रटनी भी पड़ती हैं। तो इन दो पेपर में आपको नंबर ज्यादा स्कोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एडवांस अकाउंटिंग और एफएम में, इन दोनों में अगर आप नॉर्मल तरीके से जैसे ग्रुप 1 में पढ़ते हो वैसे ग्रुप 2 में भी पढ़ते चले जाओगे, तो आपके इन दोनों पेपर में अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक, चलो जी, अब देखो 100 नंबर का पेपर है। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो जैसा आपने ग्रुप 1 का पेपर पैटर्न देखा है उसी टाइप का पेपर पैटर्न यहां पर भी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन का बाइफरकेशन क्या रहता था कि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता था और उसके बाद कुछ 5 क्वेश्चंस होते थे, उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करके चलने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है, वेटेज 20 मार्क्स, और इसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मार्क ईच। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मार्क कीजिए। आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन ये फिक्स्ड है कि पहला क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करके चलने, एनी 4 ऑफ 20 मार्क्स ईच। कोई भी 4 क्वेश्चन आपको 20-20 नंबर के पूछे, आपको करके चलने हैं। मतलब 5 क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर के, जिसमें से आपको कोई भी 4 करने हैं। सर क्या 20 नंबर का कोई सिंगल क्वेश्चन आएगा? ऐसा नहीं है। 20 नंबर की वेटेज रहती है, बाइफरकेशन रहती है कि 20 में से वो आपसे 10-10 के 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो आपसे 16-4 के भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे 12 और 8 के भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो 20 नंबर का कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, जैसे डिसोल्यूशन का टॉपिक है, वो बड़ा टॉपिक है, उसमें तो हो सकता है कि वो 20 नंबर का एक फुल फ्लैश डिसोल्यूशन का ही क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, तो ये आपकी बाइफरकेशन रहती है 10-10, 16-4, 12-8, इस टाइप की बाइफरकेशन रहती है। हाँ, चांसेस कम रहते हैं कि आपसे वो 3 पार्ट पूछे, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ये आपका 5-5 नंबर का रहेगा। इसमें वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा और 5 मार्क्स, जिसमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, एनी 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये आपका बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछता है वो 5-5 नंबर के, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करके चलने होते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस भी होती है। यहां पर ज्यादातर वो हिट करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ लेता है, प्लस छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स पूछ लेता है, कोई थ्योरी क्वेश्चन भी डाल देता है। थ्योरी एज सच कोई थ्योरी इतनी आती नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ सकता है, कोई छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछ के चल सकता है। तो ये क्वेश्चन तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको करना ही चाहिए, ये आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, तो ये आपका पेपर पैटर्न है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आप इस स्टेज पे नहीं हो कि मैं आपको बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन में, कौन सा टॉपिक किस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कैसे कैसे बाइफरकेशन है, वो हम लेटर ऑन जब हम कोर्स पूरा कर लेंगे उसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा ज्यादा डिटेल में जाके। ठीक, तो ये आपका पेपर पैटर्न है, प्लीज साथ साथ नोट करते चले जाना। ठीक, ओके, अब हमें पढ़ना कैसे है, मैं आपको सर वीडियो लेक्चर्स दूंगा, जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अब आपको वीडियो लेक्चर्स में आपको लेक्चर्स देखने हैं, कंसंट्रेशन के साथ देखना है, विद हाई कंसंट्रेशन, अच्छे से समझ के चलना है कॉन्सेप्ट को। रजिस्टर मेंटेन कर लेना, 2 रजिस्टर आप लोग मेंटेन करोगे, 2 क्या इवन 3 रजिस्टर मेंटेन करके चलोगे। मैं आपको लिखवा देता हूं, एक एक पॉइंट को लिखते रहना जल्दी जल्दी से। 3 रजिस्टर आप लोग मेंटेन करके चलोगे। पहला रजिस्टर रहेगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, एएस के लिए। देखो, अगर आप लोग मेरे साथ ग्रुप 1 पढ़ चुके हो, अगर आप लोग मुझसे ग्रुप 1 पढ़ चुके हो, तो ग्रुप 1 का जहां मैंने एएस आपको लिखवाए थे, उसी रजिस्टर में आप ग्रुप 2 के भी एएस को कंटिन्यू कर लेना। इसका मैंने आपको बेनिफिट बता रखा है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे,
तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको ऑडिट का जो पेपर है उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वहां पर भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। प्लस जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, बिग फोर वगैरह में जाओगे, तो वहां इंटरव्यू के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और इंटरव्यू में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए अगर एक ही जगह मेंटेन हो जाएगा तो आपको रिवाइज करना आसान रहेगा। कई बार क्या होता है कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने का मन है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ूंगा 2-3 दिन लगा के, तो आप एक ही रजिस्टर से सारा काम करके चल सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि एएस का जो रजिस्टर है वो आपका एक सिंगल सेपरेट मेंटेन होना चाहिए। हालांकि अगर आप ग्रुप 1 कहीं और पढ़ के आ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपको सर एएस के लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके चलना है, ठीक। उसके बाद एक रजिस्टर आप मेंटेन करोगे अदर देन एएस, जो आपके चैप्टर बचते हैं उनका कंसेप्ट रजिस्टर। देखो, कंसेप्ट इज द की टू सक्सेस। सीए एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द की टू सक्सेस। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, आप कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप डील कर जाओगे, आप डील कर जाओगे, आई गारंटी यू। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप डील कर जाओगे। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही वीक है, जितने मर्जी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अगर आपका कंसेप्ट वीक है तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर तो प्लीज फोकस ऑन द कंसेप्ट, जो बेस है, जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आप मेरी बुक उठाओगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले। आपको कुछ बुक्स में एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे तो सर वो टोटली वेस्टेज लगती है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी बुक में 20 क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो 20 क्वेश्चन करके चलो, प्लस आईसीएआई का स्टडी मटेरियल करके चलो। इवन आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट डाल ही देता हूं, फिर भी आईसीएआई का स्टडी मटेरियल देखो, आईसीआई के आरटीपीस वगैरह देखो, वो भी मैं अपनी बुक में डाल देता हूं, फिर भी आप देखो। मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट के देखो, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखो। इतना अगर कर लोगे ना, आपका काम बन जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लोगे, आपका बहुत अच्छे से काम बनेगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। मेन क्रक्स इज कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक एक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कंसेप्ट में आपका इतना सा भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो कंसेप्ट का रजिस्टर आप सेपरेट मेंटेन करके चलोगे, उसमें आप टॉपिक वाइज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा वो कॉन्सेप्ट लिखोगे, प्लस मैं कई बार कॉन्सेप्ट के साथ, मोस्टली मैं कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूं, तो वो एग्जांपल जरूर सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जांपल कंसेप्ट बिल्डर का काम करते हैं। मान लो मैं आपको कोई स्टैंडर्ड समझा रहा हूं, कोई प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड समझा रहा हूं, जैसे हम पढ़ेंगे एक AS20 पढ़ेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो ईपीएस में मैं कई सारे केसेस आपको लिखवाऊंगा, हर केस का एक एग्जांपल दूंगा। तो आपको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा, आपको एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल से आपको वो कांसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो एग्जांपल आपको कांसेप्ट रजिस्टर में ही लिखने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन रजिस्टर आप बनाओगे जो आपका प्रैक्टिस रजिस्टर होगा, जिसमें आप ओनली क्वेश्चंस, सिर्फ आप इसमें क्वेश्चंस करोगे, चाहे आप एएस के क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिकल, चाहे आप अदर देन एएस के क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो होमवर्क में कर रहे हो, चाहे मैं कोई क्लास में आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बुक का, वो सब आपके एक ही रजिस्टर में मेंटेन हो जाने चाहिए, सो दैट अगर आपको कहीं क्वेश्चंस देखने हैं तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, आपको पता है कि मेरा एक प्रैक्टिस रजिस्टर है, इसमें मिल जाएगा। देखो, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करना सीखो। अभी तक आपने जैसे मर्जी पढ़ाई करी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करना सीखो। आपने अगर प्रैक्टिस रजिस्टर बना रखा है तो एक इंडेक्स बना लो कि भाई पेज नंबर इस से इस तक ये चैप्टर के क्वेश्चन है, इस से इस तक ये चैप्टर के क्वेश्चन है। भाई साहब, बहुत कंटेंट है, बहुत कोर्स कंटेंट है, कल को फाइनल में जाओगे और ज्यादा कोर्स कंटेंट बढ़ेगा, तो चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखो। कल को ऑडिट पे जाओगे तो ऑडिट फाइल यूज करोगे ना, फाइल में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आपको अपनी पढ़ाई की भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। चीजें सारी आपकी सिस्टमैटिक तरीके से लगी होनी चाहिए। कंसेप्ट है तो आप उसमें भी इंडेक्स बना लो कि भाई ये वाला कंसेप्ट इस पेज पे है, ये वाला कंसेप्ट इस पेज पे है। मान लो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट देखना है तो आपका ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, आप इंडेक्स से जाकर देख लो। तो प्लीज थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाओ। अब ये सब देखो, ये बातें मैं आपको प्रैक्टिकली तो करके दिखा नहीं सकता, ये सब आपको खुद ही अपने माइंड से अप्लाई करके चलनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, आई कैन गाइड यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन टाइप की चीजों में तो आप मुझसे पूछो कि सर मैं ऐसा कर रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आई विल डेफिनेटली गाइड यू, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा, ठीक। तो फोकस ऑन द कंसेप्ट, जितना अच्छे से आप कंसेप्ट पे ध्यान दोगे उतना आप लोगों का फायदा मिलेगा, ठीक। तो 3 रजिस्टर मैंने आपको बताए, एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर एक्सक्लूसिवली फॉर एएस, एक आपका चैप्टर में कॉन्सेप्ट रजिस्टर, और एक आपका प्रैक्टिस रजिस्टर होगा जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, क्वेश्चंस करके चलोगे और कुछ आपको उसमें नहीं करना, ठीक। तो 3 रजिस्टर आपके मेंटेन हो गए, ये आप मेंटेन कर लेना।
बुक के लिए क्या करना है आपको, मैं आप लोगों को अपनी बुक दूंगा आपको, उस बुक में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट मैं आपको रजिस्टर में लिखवाऊंगा, यहां पर मैं लिखूंगा, आप लोग लिखोगे अपने रजिस्टर में, प्लस आपको मेरी बुक से क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगा, उसके आंसर्स मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशंस नहीं है, उसके आंसर्स हैं, सो दैट आप अपना आंसर मैच कर पाओ, प्लस उसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा जो आपसे आराम से हो जाएंगे, जो आपसे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सॉल्यूशन में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये मैंने सॉल्यूशन किया है, सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपसे जनरली क्या बोलता हूं कि अपना सॉल्यूशन भेजो और मैं चेक करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, गलती से मुझे पता लग जाता है कि आपके कुछ पॉइंट में दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट में अगर आप लैग कर रहे हो तो मुझे वहीं पता लग जाएगा, फिर मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू समझाऊंगा कि भाई ये दिक्कत है आपकी, ठीक। दिस इज द प्रैक्टिस विच आई यूज्ड टू फॉलो। ओके, अब आती है सर डाउट रिजोल्यूशन की बात, अगर हमारे डाउट होंगे तो मैं किस तरीके से रिजोल्व करके चलूंगा, देखो डाउट्स एज सच इतने आते नहीं है, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा, इतने डाउट्स नहीं आते, ठीक। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो डाउट्स के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, लेक्चर आपने देखा और अगर आपका डाउट रेज हो गया तो ऐसा नहीं कि सर तुरंत ही मेरे को व्हाट्सएप डाल दिया या फोन कर दिया कि सर मेरे को डाउट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, उसका मैं आंसर कभी नहीं दूंगा। आपको डाउट का क्या करना है, आपको पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट करने लाए, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग कंपनी का चैप्टर कर रहे हो और बैंकिंग के लेक्चर 3 में आपको कोई डाउट आ गया, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप कौन से लेक्चर पे हो, आप बताओगे सर लेक्चर 3 में ये डाउट आ गया, फिर मैं पूछूंगा कि आपने आगे के लेक्चर देखे, आप बोलोगे सर अभी तो नहीं देखे, तो मैं आपको उसका आंसर नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा पहले आगे के लेक्चर देखो। कई बार क्या होता है कि आई होप आप इतने मेच्योर आप समझते हो इन चीजों को, मान लो लेक्चर 3 पढ़ते पढ़ते आपको कोई डाउट निकल के आ गया, तो मैं आप खुद भी सोच सकते हो कि सर हो सकता है वो जो डाउट है आपका वो पॉइंट आगे के लेक्चरों में क्लियर हो जाए, कई बार होता है ना सर कॉन्सेप्ट थोड़ा टेढ़ा है लेकिन उसको समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरे 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 कंसेप्ट डेवलप होगा, तो आपको पेशेंस थोड़ी रखनी पड़ेगी। तो जनरली डाउट के लिए आपको क्या करना है, पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो और फिर नोट करते रहो कि भाई इन चैप्टर में मेरे ये डाउट्स आए हैं, ठीक। काफी हद तक तो आप देखोगे आपके डाउट खत्म हो जाएंगे, फिर आपके जो क्वेश्चंस बचते हैं डाउट के वो आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मुझसे पूछो, आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर। आप मेरे को बता दो सर बैंकिंग कंपनी चैप्टर आपने पढ़ा और आपने बताया सर मेरे ये डाउट्स हैं, इनको रिजॉल्व कर दो, मैं आपके डाउट्स बताऊंगा डेफिनेटली। और डाउट्स कैसे, व्हाट्सएप पे बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, एक मुझसे टाइम लेके कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल पे बता दूंगा। बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गई है तो आप सर मैं आप मेरे को रिक्वेस्ट कर लेना, मैं आपको टाइम लेकर जूम सेशन भी कंडक्ट कर लूंगा, लेकिन वो जूम सेशन तब होगा क्योंकि सर टाइम की अवेलेबिलिटी इतनी रहती नहीं है, लेकिन वो जूम सेशन तब होगा जब मुझे लगता है कि भाई जरूरत है उस चीज की। कई बार क्या होता है सर बच्चे एक दो डाउट्स के लिए बोल देंगे सर सेशन ले लो, बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा, कुछ मेरे को लगेगा कि भाई डाउट है जो व्हाट्सएप पे सॉल्व हो सकता है, फोन पे सॉल्व हो सकता है, वॉइस नोट एक अच्छा तरीका है, मैं वॉइस नोट पे भी चीजें समझा देता हूँ, वैसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ जहां मुझे लगेगा वो बहुत रेयर चांस होगा जब मुझे लगेगा कि भाई हाँ यहाँ तो मुझे सेशन लेना ही पड़ेगा, तो मैं आपका 15-20 मिनट आधे घंटे जो भी जितना भी टाइम लगेगा मैं आपका जूम सेशन के थ्रू भी डाउट रिजॉल्व करके चलूंगा। तो ये प्रैक्टिस मैं आप फॉलो करके चलता हूं जो सर आपको काफी ज्यादा मदद करेगी टू क्लियर योर एग्जाम्स एंड टू बिल्ड योर कंसेप्ट, ठीक है जी। तो ये आपका मैंने बता दिया पेपर पैटर्न, रजिस्टर आपको क्या मेंटेन करनी है, बुक आपको कौन सी रखनी है, बुक के लिए मैंने बताया सर मैं आपको अपनी बुक दूंगा, प्लस आईसीएआई का स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, बाकी आरटीपीज मॉक टेस्ट वो सब कोर्स खत्म होने के बाद, काफी चीजें तो हम क्लास में कवर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आरटीपीज मॉक टेस्ट वगैरह या पास्ट एग्जाम करने होंगे वो मैं आपको कोर्स खत्म करने के बाद, उसकी मैं टाइमली वैसे भी यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहता हूं तो वहां से आपको गाइडेंस अपने आप ही मिलती चली जाएगी, ठीक। ओके, देखो एक चीज और सुनना, आप अब ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ना ये थोड़ा एडवांस है, एडवांस मतलब आप नई चीजें पढ़ने जा रहे हो, तो गाइस थोड़ी पेशेंस रखनी है, आप नए नए चैप्टर पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कंसोलिडेशन, आप पढ़ोगे अमेलगमेशन, आप पढ़ोगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आप पढ़ोगे लिक्विड, मतलब नए नए टॉपिक पढ़ोगे जिनको आपने कभी पहले सुना भी नहीं है, सुना मेरा कहने का मतलब है कि आपने कभी इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकली नहीं देखा है, वर्ड कभी सुन लिया हो तो सुन लिया हो, लेकिन आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरे 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 कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ऐसा नहीं कि सर ग्रुप 1 अकाउंट्स में तो मैं फटाफट समझ में आता था क्योंकि सर वहां पर काफी चीजें आपने पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ बिल्कुल चीजें नहीं है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक। देखो पेशेंस इज द की टू सक्सेस, पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, आई होप सर आप अब इस लेवल पे पहुंचोगे, आप समझ गए होंगे सर पेशेंस का क्या मतलब है, फाइनल में जाओगे आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, लाइफ में सर पेशेंस बहुत जरूरी है, जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो सर बहुत ज्यादा आगे आप नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे आपको अपने पेशेंस लेवल को इंक्रीज करके चलना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो फिर
आओ जी, अब मैं आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए आपको कोर्स कंटेंट बताता हूं कि क्या आपका कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट, देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूं आपका क्या कोर्स कंटेंट है और इंस्टीट्यूट के हिसाब से किसकी क्या वेटेज है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से कराऊंगा, कौन सा टॉपिक पहले कराऊंगा, कौन सा टॉपिक बाद में कराऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, देखो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने रखे हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपके लिए कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से इसकी वेटेज है लगभग 25 से 30 नंबर की। आपके एग्जाम में 25 से 30 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है 25-30 नंबर ही आएंगे, 40-40 नंबर के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पेपर में आ रखे हैं। ग्रुप 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज्यादा हैं। ग्रुप 1 में तो आपने लगभग 7-8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ आपके लगभग 12-13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो ग्रुप 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज्यादा हैं, चैप्टर कम है। ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड्स कम थे, चैप्टर ज्यादा थे। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वेटेज ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वॉल्यूम ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली वेटेज भी ज्यादा होगी। तो 25 से 30 नंबर वैसे इंस्टीट्यूट कहता है, लेकिन सर 30 से प्लस ही आप मान के चलो, 35-40 नंबर के भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं पेपर में। ठीक, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जिसका नाम है कॉन्टिंजेंसीज एंड, ये सिलेबस आप नोट करते रहना, एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसमें मोटा मोटा क्या होता है स्टैंडर्ड में, इसमें होता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद अगर आपका कोई इवेंट होता है तो उसको आप अपने प्रीवियस अकाउंट्स में किस तरीके से एडजस्ट करके चलोगे। यहां पर आप देखोगे कि भाई कोई एडजस्टिंग इवेंट होता है, कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, उन इवेंट्स का पिछले अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या वो एडजस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये चीज बताएगा। फिर आप पढ़ोगे एएस 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड changes in accounting policies, net profit or loss for the period prior period item and changes in accounting policies। यहां पर आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड को। एक पढ़ा आपने नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, आप देखोगे कि फॉर द पीरियड का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैसे निकलेगा। इसमें हम देखेंगे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का प्रॉफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का प्रॉफिट, इनकी रिपोर्टिंग कैसे करी जाएगी। प्रायर पीरियड आइटम्स है, इनकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, इनका डिस्क्लोजर कैसे होगा। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज आता है तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा इन योर अकाउंट्स। ठीक, ये AS5 हो गया आपका। उसके बाद AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, AS7 हो गया आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें आप लोग क्या देखोगे, इसमें देखोगे आप कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करती है। एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं काफी समय तक चलते हैं, वो कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती है, कैसे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलती है, वो आप इस स्टैंडर्ड में सीखोगे। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है ये। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्या टाइमिंग रहता है, क्या बेस रहता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रहता है ये। अब देखो स्टैंडर्ड्स कुछ थ्योरेटिकल भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं, कुछ मिक्स भी होते हैं। मैं आपको जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो ये भी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड्स लिखना कैसे है, स्टैंडर्ड्स के आंसर किस तरीके से लिखना है। आपने ग्रुप 1 में जैसे मर्जी लिखा हो, लेकिन मैं आपको यहाँ तरीका बताऊंगा कैसे आपको स्टैंडर्ड लिखना है। मुझसे पढ़ा है तो मैं ग्रुप 1 में से ही बताता आ रहा हूँ, लेकिन नहीं पढ़ा तो सर मैं यहाँ आपको तरीका बताऊंगा कि स्टैंडर्ड में किस तरीके से लिखो सो दैट आपका अच्छा नंबर है, सो दैट आपको पूरे नंबर मिल जाए। नहीं तो क्या होता है स्टैंडर्ड पता है, आंसर भी पता है, लेकिन फिर भी 5 में से 2 नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहा है, मैं बताऊंगा सर 4-5 नंबर कैसे स्कोर करने। ठीक, तो कुछ कमियां रहती हैं छोटी मोटी। उसके बाद आप पढ़ोगे AS14
that is your accounting for amalgamation. ये आप अलग से स्टैंडर्ड नहीं पढ़ोगे AS14, इसको मैं चैप्टर के साथ पढ़ाऊंगा। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, वहां पर ये स्टैंडर्ड अपने आप ही कवर हो जाएगा, इसके लिए हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड को। उसके बाद आप देखोगे AS18, दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ठीक है जी। भाई रिलेटेड पार्टी है, होल्डिंग सब्सिडरी है, या हस्बैंड वाइफ है, या कंपनी है, उसका डायरेक्टर है, डायरेक्टर का रिलेटिव है, तो किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करके चलोगे। AS18 के हिसाब से अगर आपने कोई रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन करी है तो क्या डिस्क्लोजर आपको देना मैंडेटरी है, वो देखेंगे हम यहाँ पर स्टैंडर्ड में। उसके बाद एक बड़ा बेहतरीन AS है, दैट इज योर लीजेस। लीज पढ़ के चलोगे सर कि लीज अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है, AS19 हो गया। उसके बाद आप AS20 पढ़ोगे, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, दैट इज अर्निंग पर शेयर, कि कंपनीज अपना EPS कैसे कैलकुलेट करती है, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक EPS का, अब डिटेल पढ़ेंगे कि AS के हिसाब से EPS कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे AS22, दैट इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जिसमें आपका डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लायबिलिटी, कि भाई इनकम टैक्स का प्रॉफिट ये है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ये है, दोनों मैच नहीं कर रहे, तो क्या कोई डेफर टैक्स एसेट बनेगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगा, ये स्टैंडर्ड भी सीख कर चलोगे। अच्छा स्टैंडर्ड है, बढ़िया स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है। AS24 छोटा सा थ्योरी स्टैंडर्ड है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कि अगर कोई कंपनी, कोई बिजनेस हाउस, कोई एंटरप्राइज अपना कोई डिवीजन बंद करने की प्लानिंग कर रही है, तो एकदम से बंद नहीं होता, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से, एएस के हिसाब से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी स्टार्ट करनी पड़ती है। मान लो आज मैंने डिसीजन लिया कि मैं आप एक अपने डिवीजन को शट डाउन कर दूंगा, तो ऐसा नहीं कि सर मैं रातों रात बंद कर दिया, मेरे को पहले अपने शेयर होल्डर्स को, अपने रिलेटेड पर्सन को, अपने स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, कुछ सालों तक मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, सो दैट वो अपना डिसीजन ले पाए। भाई उन्होंने पैसा लगा रखा है तो वो अपना डिसीजन भी तो लेंगे ना। तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, कितने टाइम में डिस्क्लोज करनी चाहिए, वो सब चीजें आपको बताई जाएगी स्टैंडर्ड में। फिर आप पढ़ोगे AS26, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट्स। बचपन से सीखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो सर, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, ये सब क्या है आपके इंटेंजिबल एसेट्स है, इनकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, AS26 बताएगा आपको। एंड एक और स्टैंडर्ड पढ़ोगे आप AS29, दैट इज प्रोविजन contingent assets and contingent liabilities। ठीक, अब देखो ये स्टैंडर्ड भी आपका थ्योरेटिकल है, यहां पर देखोगे प्रोविजन क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, कंटिंजेंट एसेट क्या है, ठीक है, ये सब आपके स्टैंडर्ड्स हैं। लगभग आपके कितने स्टैंडर्ड्स हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, हाँ 12 13 स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स आपके हैं। सर क्या स्टैंडर्ड्स हमें एक ही बारी में करने हैं, क्या हमें स्टैंडर्ड्स एक ही बारी में देखना है, ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर करोगे फिर मैं आपको बोलूंगा कुछ स्टैंडर्ड देख लो। हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बोलूंगी कुछ स्टैंडर्ड इकट्ठे देख लो, जैसे AS4 5 और 29 है जो ऊपर लिखा ना मैंने, AS4 AS5 एंड AS29, ये मैं बोलूंगा इकट्ठे देखो। क्यों इकट्ठे देखो, क्योंकि ये सब ये स्टैंडर्ड इंटर रिलेटेड है। फिर ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बोलूं कि अभी एक चैप्टर देख लो, उसके बाद AS20 देख लो, फिर मैं बोलूंगा कि बीच में दो छोटे छोटे AS स्टार्ट कर लो, AS18 कर लिया और AS अपना 24 कर लिया, ठीक। तो ऐसा हो सकता है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा पैटर्न दूंगा, पूरा प्लान दूंगा, वो आपको मिलेगा प्लान कि मैं किस तरीके से किस सीक्वेंस में फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टॉपिक हो गया। उसके बाद सेकंड जो आता है दैट इज योर कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स की वेटेज है आपके एग्जाम के लगभग 30 to 35 मार्क्स, 30 से 35 नंबर के कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक हैं। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखो इसमें आपका टॉपिक है अबाउट ईसॉप्स,
अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 6-8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ईसॉप्स का टॉपिक हो गया आपका। ईसॉप्स के बाद आपका हो गया बायबैक ऑफ शेयर्स, अगेन छोटा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर एक हो गया आपका टॉपिक इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, ईएसडीआर का टॉपिक हो गया। ये भी छोटा सा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन का टॉपिक है, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपके छोटे छोटे हो गए लेकिन इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ईसॉप्स, बायबैक, ईएसडीआर, इन 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन 6 में सब पार्ट्स होते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं चैप्टर में से डालते हैं, वो छोटे छोटे चैप्टर्स यही हैं। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स में ही आपके पास एक टॉपिक आएगा अबाउट अमेलगमेशन, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। ये आपका बड़ा टॉपिक है जिसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, 16 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में मिलेगा, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, ठीक। उसके बाद आएगा आपके पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10-12 नंबर तक का क्वेश्चन मिलता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं कि ट्रेंड ऐसा रहा है कि एक अटेम्प्ट में अमेलगमेशन आ गया, एक अटेम्प्ट में इंटरनल आ गया, ऐसा कुछ सीक्वेंस रहती है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कंटिन्यूअसली 2-3 अटेम्प्ट में अमेलगमेशन आ गया, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया 2 अटेम्प्ट में लगातार। तो बच्चे सोच तो लेते हैं सर पिछले में अमेलगमेशन आएगा तो इस बार इंटरनल कर लूं, या इस बार इंटरनल आया था तो अगले में अमेलगमेशन कर लूं। ऐसा नहीं होता, मैं तो आपको दोनों ही करवाऊंगा। अब वो आपको जो करना है करो सर, वो आपका रिस्क है, मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी चॉइस नहीं है, आपको सब करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दूंगा कि भाई ये चॉइस है, ये ऑप्ट कर सकते हो या नहीं ऑप्ट कर सकते, वो गलत चीज है, ठीक। सब कुछ करना है भाई, सब कुछ समझना है, पेपर में आए या ना आए, आगे काम तो जरूर आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, अकाउंट्स तो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, हर चीज की आपको काउंटिंग आनी चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो अमेलगमेशन हो, चाहे वो कंसोलिडेशन हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब एग्जाम में आए या ना आए भाई, एग्जाम में तो चीजें सब कुछ तो पूछ नहीं सकता, कुछ ना कुछ ही पूछेगा ना, तो वो चीज हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं होती। मेरे को तो सब कराना है सर आपको, अब वो आपको भी सब पढ़ना है, एक बार तो सब पढ़ना है आपको, ठीक। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, और एक और टॉपिक इसमें बनता है अबाउट लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। थर्ड थर्ड आपका टॉपिक रहता है बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज अकाउंट्स भी आप सीखोगे कि सर एक बैंक अपने अकाउंट्स कैसे बनाता है, यहां पर कई सारी एडजस्टमेंट्स हम सीखेंगे, प्लस बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स के फॉर्मेट्स हम सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। और एक आप सीखोगे एनबीएफसीज, एनबीएफसीज अपने अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, इनकी प्रोविजनिंग कैसे होती है। ये दोनों चैप्टर आपको ऑडिट में भी काम आएंगे, ऑडिट में भी आपका बैंक ऑडिट है, यहां पर बैंक अकाउंट सीख लिए, ऑडिट में आप बैंक ऑडिट सीख लोगे, और फाइनल लेवल पे जब लॉ पढ़ोगे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सीख लोगे। तो आपका सर बैंक खत्म है, सीए बन जाओगे ना तो आपका बैंक टिप्स पे होगा, बैंक लॉ पढ़ लिया आपने, बैंक के अकाउंट्स यहां पढ़ लिए, बैंक ऑडिट ऑडिट में पढ़ लिया, ऐसे कंपनीज, कंपनी ऑडिट, कंपनी लॉ और कंपनी अकाउंट सब कुछ पढ़ लोगे सर, परफेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलोगे, ठीक। तो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी, इन दोनों मिलाकर ये दोनों ही चैप्टर की वेटेज है सर 12 से 16 नंबर, 12 से 16 नंबर के ये दो टॉपिक है, बैंकिंग और एनबीएफसी, और बेहद आसान, बहुत आसान टॉपिक है बैंकिंग एनबीएफसी, ठीक। तो ये आपको 12 से 16 नंबर के लिए करके चलने हैं। और उसके बाद आपके पास टॉपिक आते हैं, फिफ्थ टॉपिक आएगा कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम होल्डिंग भी बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स भी बोलते हैं। इसमें आप सीखोगे, आपने सुना होगा कई बार, एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडी कंपनी है, दोनों के कंसोलिडेटेड अकाउंट कैसे बनेंगे, क्योंकि है तो दोनों एक ही एंटिटी, भाई एक ही एंटिटी है, मान लो एक्स लिमिटेड उसकी सब्सिडी है वाई लिमिटेड, लेकिन है तो सर दोनों एक ही, भाई एक्स के पास वाई का पूरा शेयर है,
XY को कंट्रोल करके चलता है, तो दोनों के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कैसे बनेंगे, कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग कैसे करी जाती है, ये आप यहां पर सीख कर चलोगे। कंसोलिडेशन बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा लेंथी जरूर है, वॉल्यूम बड़ी है, लेकिन चैप्टर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद आप पढ़ोगे डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अब डिसोल्यूशन में खाली आपने 12th क्लास में जो डिसोल्यूशन देखा था वो नहीं है यहाँ पर, वो तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। लाइक यहाँ पर आप सीखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन हम जिसे बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होता है। यहां पर आप देखोगे कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तो क्या होगा, दो फर्म्स जब अमेलगमेट होती है तो क्या होगा, एक कंपनी फर्म को टेक ओवर कर रही है तो क्या होगा, ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक, बट नॉर्मल डिसोल्यूशन तो है ही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हो गया, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जहां पर हम सीखेंगे एक रूल, गार्नर वर्सेस मरे रूल, उसको लगाना सीखेंगे। उसके बाद एक फर्म ने, एक कंपनी ने फर्म को टेक ओवर कर लिया, दो फर्म्स अमेलगमेट हो गई, उसके बाद एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर सीखकर चलोगे डिसोल्यूशन। तो ये बड़ा टॉपिक है आपके लिए, ठीक। और डिसोल्यूशन के साथ आपके पास एलएलपी भी है, एलएलपी की थ्योरी है आपके लिए यहां पर। हालांकि आपने एलएलपी एक्ट अपना उसमें पढ़ा होगा, फाउंडेशन लेवल पे एलएलपी एक्ट पढ़ा होगा, एलएलपी एक्ट 2008, लेकिन कुछ एलएलपी के टॉपिक्स थ्योरेटिकली आपके यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका 5 नंबर का फिक्स रहता है, तो ये आपको करना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक की मिलाकर वेटेज इंस्टीट्यूट ने रखी है 25 से 30 नंबर की। तो ये आपका कोर्स कंटेंट है ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। ये चैप्टर्स हैं जिसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, उसके बाद कुछ कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक डाले, फिर बैंकिंग एनिवर्सरी हो गया, फिर कंसोलिडेशन, डिसोल्यूशन और एलएलपी थ्योरी हो गया। ठीक, आपको शुरुआत किससे करनी है, देखो आप खुद ही सोचो शुरुआत किससे करनी चाहिए। सर शुरुआत में वो करा दो जो इजी भी हो, टाइम कंज्यूमिंग भी ना लगे और स्कोरिंग भी हो। तो आपको शुरुआत मैं कराऊंगा इस 12 से 16 नंबर के टॉपिक से। मैं आपको शुरुआत कराऊंगा बैंकिंग कंपनी अकाउंट से। आपको सबसे पहला जो चैप्टर देखना है दैट इज योर बैंकिंग कंपनी अकाउंट देखना है। हालांकि मैं आपको पूरा एक ट्रैकर दूंगा कि किस तरीके से आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करके चलनी है, लेकिन शुरुआत के लिए मैं आपको बता देता हूं पहला चैप्टर जो रहेगा दैट इज योर बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 से 16 नंबर है। एनबीएफसी छोटा सा है, एनबीएफसी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बैंक्स बड़ा है। ठीक, तो ये आपका कोर्स कंटेंट है ऑफ योर एडवांस अकाउंट। अगेन सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के चलना, स्कोर कर जाओगे अच्छा। अकाउंटिंग से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा एडवांस में, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर एडवांस को सीरियसली नहीं लिया तो एडवांस में घबराहट भी शुरू हो सकती है, तो दोनों चीजों को ध्यान रखना। अगर इंटरेस्ट ले लिया तो अकाउंटिंग से ज्यादा इजी लगेगा और अकाउंटिंग से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और अकाउंटिंग से ज्यादा नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको सीरियसली नहीं लिया, ये रहा सर ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि मेरे को अकाउंट्स आता है तो मैं एडवांस तो कर ही लूंगा, नहीं, ऐसा करोगे तो सर फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे आप, फिर लिटरली फंस जाओगे। फिर आपको क्या लगेगा सर एडवांस सबसे ज्यादा टफ लगने लग जाएगा। तो प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो सर मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मैं नंबर आपको दोबारा लिख देता हूं। माय नंबर इज 9717175748, ये मेरा नंबर है। कोई भी डाउट आएगा, डाउट का मैंने आपको तरीका बता ही दिया सर, कोशिश करना चैप्टर वाइज डाउट पूछो, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद डाउट पूछो। डाउट आप मुझे व्हाट्सएप करना, डेफिनेटली सर आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं मैक्सिमम टाइम रखता हूं 24 घंटे का, 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन 24 घंटे कभी लगते नहीं है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही आपका डाउट रिजॉल्व हो जाता है, उसमें इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत होती भी नहीं है। ठीक है जी, कॉल करना है सर कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कॉल के लिए पहले मेरे को व्हाट्सएप करके एक बार टाइम ले लेना, क्योंकि एकदम से कॉल करोगे तो मे बी आई विल नॉट बी एबल टू पिक, और शायद मैं कॉल बैक भी ना कर पाऊं क्योंकि सर इतना टाइम नहीं हो पाता। तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको टाइम दूंगा कि इस टाइम पे मैं आपसे बात कर पाऊंगा, तो उस टाइम पे आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है जी, तो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से लेक्चर देखो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए फिर थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।